नमस्कार। चल गया ट्रंप का। जी हां, नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और अमेरिका अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका में बन चुकी है और अब तय हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप अपने दम पर अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में एक तुरुप का इक्का साबित हुए। I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. करीब 8 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रिपब्लिकन पार्टी का सपना पूरा हो ही गया। साथ ही अमेरिका में एक ऐसे शख्स के हाथ में कमान आ गई जो अपने आप में न सिर्फ एक ब्रांड बना बल्कि पूरी महफिल खुद लूट कर ले गया। यह अमेरिकी इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ है। अब ट्रंप अगले 4 साल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की कमान संभालेंगे। ये नतीजे हिलेरी के प्रचार अभियान के लिए एक झटका साबित हुए हैं, जिसने प्रचार अभियान पर न सिर्फ ट्रंप से ज्यादा धन खर्च किया था बल्कि प्रमुख राज्यों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब ट्रंप 20 जनवरी 2017 से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में कार्यभार संभालेंगे। We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great relationships. ट्रंप ने फ्लोरिडा, ओहायो, मिशिगन, आयोवा और विस्कंसिन समेत कई अहम राज्यों में जीत हासिल की है। ट्रंप ने करीब 48.5% मत हासिल किए हैं, जबकि हिलेरी ने 47% मत हासिल किए। एक स्थानीय चैनल के मुताबिक ट्रंप ने 23 राज्यों में जीत का परचम लहराया, जबकि हिलेरी ने 17 राज्यों में जीत हासिल की। चैनल के अनुसार ट्रंप ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ओहायो, उत्तर कैरोलिना, उत्तर डकोटा, दक्षिण डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, व्योमिंग, इंडियाना, केंटुकी, टेनेसी, मिसिसिपी, अरकानसास, लुइसियाना, पश्चिम वर्जीनिया, अल्बामा, दक्षिणी कैरोलिना, मोंटाना, इडाहो और मिसौरी में जीत हासिल की। भारत को ट्रंप से काफी उम्मीदें हैं। दोनों देशों के बीच 2020 तक $500 अरब के कारोबार का लक्ष्य है। वहीं भारत को स्मार्ट सिटी परियोजना में भी सहयोग की उम्मीद है। वहीं मेक इन इंडिया में भी अमेरिका से मदद की आस है। दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने का मुद्दा भी भारत के लिए काफी अहम है। वैसे भारत को लेकर ट्रंप काफी बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन्होंने अपने भाषण में मोदी सरकार का नारा भी लगा दिया था। I look forward to working with Prime Minister Modi. Abhi ki baar Trump sarkar. We love the Hindus. We love India. ट्रंप की जीत में कई अहम मुद्दे हावी रहे। ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाया, साथ ही उनकी निर्णायक नेता वाली छवि काम आई। इसके अलावा नौकरी में अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देने का वादा काफी लोकप्रिय हुआ। हथियार बनाने वाली मजबूत लॉबी का साथ भी उन्हें मिला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में करीब 30 करोड़ वोटर्स ने वोटिंग की थी। अमेरिका में लाल रंग ट्रंप का रंग है, वहीं नीला रंग हिलेरी का है। लेकिन इस समय पूरा अमेरिका लाल रंग में रंगा नजर आ रहा है। दीपक खुराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे तब भी ये कयास लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के तो भारत के लिहाज से क्या फायदे और नुकसान होंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि फायदा क्या होगा और नुकसान की क्या संभावना, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले फायदा, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने कैंपेन में भारत को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें की हैं। कड़े नियमों के बावजूद भारत की प्रशंसा कर चुके हैं ट्रंप, इसलिए लगता है कि भारत की तरफ उनका अच्छा रवैया और अच्छा रुख रहेगा। खुद को हिंदुओं का बहुत बड़ा फैन बता चुके हैं ट्रंप, और उनका एक बयान हमने अभी आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया।
भारतीय एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स के यूएस में योगदान के पक्ष में, वो चाहते हैं कि वो यूएस में अपना कंट्रीब्यूशन दें। ट्रंप की एशिया पॉलिसी में भारत करीब है और चाइना और पाकिस्तान दूर है, जो कि भारत के लिए फेवरेबल है, तो ये भी भारत के लिए अच्छा है। ट्रंप चाहते हैं कि चाइना अपनी ट्रेड नीति यानी ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करे और ये भारत के हक में हो सकता है। इसके अभी और इसका एनालिसिस करना बाकी है। आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का सख्त रवैया भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत आतंकवाद पीड़ित देशों में टॉप में आता है। पाकिस्तान में फैले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर ट्रंप ने कई बार कहा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंताजनक और भारत के लिए फायदेमंद है। और ट्रंप एक बिजनेसमैन भी हैं, पूरी दुनिया में उनका एम्पायर फैला हुआ है और रियल एस्टेट के लिए ये अच्छा मौका है। तो बिजनेस, वो पहले भी कह चुके हैं कि आई एम अ डील मेकर, तो वो डील कैसे भारत के लिहाज से अच्छी होगी ये भी देखना होगा। लेकिन नुकसान भी कुछ हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कि उनकी एक नीति है अमेरिका सेंट्रिक, अमेरिका फर्स्ट, और उससे भारत को नुकसान हो सकता है। कुछ जानकार इसकी संभावना जता रहे हैं। कैसे? ग्रीन कार्ड के खिलाफ होने से धक्का लग सकता है उन लोगों को जो ग्रीन कार्ड के लिए काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं। यूएस में भारतीयों की नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, खासकर आईटी सेक्टर को लेकर, जो कहीं ना कहीं कान खड़े करते हैं लोगों के। भारत के सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया, आईटी इंडस्ट्री पर, आउटसोर्सिंग पर खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने कई बार ये अपने कैंपेन में कहा है और इंडिया को भी कोट किया है और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को भी कोट किया है। H1B वीजा पॉलिसी खत्म करना चाहते हैं ट्रंप, और अगर खत्म ना कर पाए तो कम से कम हो सकता है वीजा फी बढ़ा दें, हो सकता है कुछ नंबर्स कम कर दें वीजा के, कुछ कर सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की बात वो कह चुके हैं और 15 से 35% कटौती कर सकते हैं अमेरिकन कंपनीज के लिए, जो अमेरिका में अपना उत्पादन करेंगी या अमेरिका में काम करेंगी। मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है कि जो अमेरिका से आने वाला इन्वेस्टमेंट हो वो शायद इंडिया ना आए, अगर उनको वहां टैक्सेस में कटौती मिलती है तो ये अमेरिका को क्या नुकसान है, ये हम आपको अमेरिका की वजह से ट्रंप की वजह से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये संभावना है, ये हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मेरे साथ रॉबिंदर सचदेव हैं, एक्सपर्ट ऑन यूएस इंडो रिलेशंस। और मेरे साथ आर चंद्रशेखर साहब हैं, प्रेसिडेंट नैस्कॉम। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सज्जनहार साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगा। शॉक्ड, सरप्राइज्ड या सोचा था कि ट्रंप आएंगे? इनक्रेडिबल, हिस्टोरिक, टोटली अनएक्सपेक्टेड। ओके जी, तो कैसे देखते हैं ट्रंप की इस जीत को आप? देखिए, ट्रंप की क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम था। और जो भी वहाँ पर पोल रिजल्ट्स वगैरह जो आ रहे थे, जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, CNN ये वगैरह वगैरह, सभी हिलरी क्लिंटन को आगे बढ़त दे रही थी। तो इसीलिए किसी को पूरी दुनिया में तमाम पोल पंडित्स को फेल कर दिया ट्रंप ने, टोटली फेल कर दिया। तो उसमें अब ये तो हम विश्लेषण कर सकते हैं जो क्या कारण थे जिससे कि उनकी जीत हुई, परंतु उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कहा गया है जो उन्होंने वहाँ के देश के लोगों की रग पर, उनकी नब्ज पर अपना हाथ रखा, उनको समझने में उन्होंने बहुत ठीक किया जो वो क्या चाहते हैं, और वही वो बोले जो कि वो चाहते थे, जो कि वो महसूस कर रहे थे। जो उनके जॉब्स हैं वो चले जा रहे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है, उसको कैसे किया जाए। परंतु मेरे विचार से एक चीज़ और भी देखनी चाहिए, जो इसमें हिलरी क्लिंटन का भी काफ़ी हिस्सा है, जो वो खुद हारी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बराक ओबामा का तो बहुत अच्छा उनका जो सपोर्ट रहा है, अभी तक 52-53% है, जो कि किसी भी राष्ट्रपति का इस स्टेज पर नहीं रहा है। तो हिलरी क्लिंटन के सामने जो सवाल उठ रहे थे, जो वो चीट करती हैं, जो वो डिस्ट्रस्टफुल हैं वगैरह, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। परंतु अगर भारत की तरफ से देखा जाए, जो आपने कहा है ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, हमको इसको देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो नेता जब कैंपेन करते हैं तो वो कुछ कहते हैं, परंतु जब वो उस पद पर आ जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो तब उसकी जो कंपल्शंस होती हैं और उसके जो दायरे में उनको रहकर काम करना पड़ता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप जो अपने कैंपेन में कहते थे और ट्रंप जब आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट बहुत डिफरेंट होंगे, और उनको होना पड़ेगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऐसा है। मैं आपके पास आऊंगा रॉबिंदर सचदेव, क्योंकि इंडिया, हर देश इसमें अपने फायदे नुकसान ढूंढ रहा है और इंडिया भी उससे अलग नहीं है। तो इंडिया के लिहाज से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से और ट्रेड रिलेशंस के हिसाब से
आप इसको कितना पॉजिटिव मानते हैं और कितना आप ये भी मानते हैं कि हमें यहाँ कॉन्शियस भी रहना है? ये एक मिक्स्ड Cautious रहना है। यस, ये एक मिक्स्ड बैग है, कॉशियस रहना है और गेम चेंजर है। उसमें से काफी सारे मुद्दे तो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो हैं। एक तरफ से तो ये अमेरिका की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वहां पर जो प्राइमेसी थी जो वोटर्स ने दी, उन्होंने इस इशू को रेडिकल टेरर, इस्लामिक टेरर को लेकर के, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन एक तरह से जो हो रही है उसके चलते जो वहाँ पर मिडिल अमेरिका है, लो वेज अमेरिका है, उसको लग रहा है कि हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं बल्कि नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। इन दो का कॉम्बिनेशन जिन्होंने ट्रंप को ज़्यादा सपोर्ट करके ओवरवेलमिंगली लाए हैं। जहाँ तक रही बात भारत की जियोपॉलिटिक्स की, एक तरफ से देखिए आज की तारीख में नथिंग कैन बी बायलैटरल कि आप मेरे लिए अच्छे और हम दोनों ही हैं और हम वैक्यूम में काम कर रहे हैं, हम एक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो ट्रंप हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ मुद्दों पे, पर यह भी हो सकता है कि ट्रंप कुछ ऐसी चीजें लें, कुछ ऐसे स्टेप्स लें किसी और फैक्टर को लेकर के जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को डिफरेंट वे में इंपैक्ट करें, जो हमें भी नुकसान करें। जैसे देखिए जॉर्ज बुश थे, रिपब्लिकन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, उस पर इतना काम करा हम सब ने मिलकर, राइट, वो अच्छी रही इंडिया के लिए। बट अमेरिकन पॉलिसी जो इराक से शुरू हुई 9/11 के बाद और अफगानिस्तान को लेकर के, उसी का नतीजा आज है जो हम ISIS और सीरिया और इतनी बवाल बढ़ गया है। तो हम एक दूसरे से इफेक्टेड रहते हैं। तीसरी बात अगेन जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रेड को लेके में भी देखिए ट्रंप अपने को कहते हैं आई एम अ डील मेकर, व्हिच एंड ही इज रिपीटेडली एम्फसाइज दैट कि मैं तो डिफिकल्ट अपोनेंट। और उन्होंने आज अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये भी कहा कि मैं दुनिया सबसे अपने अच्छे रिश्ते बनाऊंगा, और सबसे जब वो कोट करते हैं तो उसमें रशिया को भी शामिल करते हैं, वो चाइना को भी शामिल करते हैं। बिल्कुल, और वो ही सेज आई विल मेक डील्स। अब वो सबसे पहले उनको बिग डील कोई करेंगे वो चाइना से, जो भी डिस्कशन होगा। अब अमेरिका की चाइना से क्या कोई डील हो सकती है? अगर कोई डील हो जाती है, डील कोट अनकोट युआन करेंसी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, तब फिर अमेरिकी चाइना रिलेशंस में भी काइंड ऑफ स्टेबल हैं। उस केस में अमेरिका को इंडिया डेफिनेटली चाहिए प्लेयर, बट इतना नहीं चाहिए। अगर निस्बत की साउथ चाइना सी को लेकर के यूएस चाइना टेंशंस बढ़ जाती हैं, देन अमेरिका वांट्स, डेफिनेटली नीड्स अ पार्टनर, स्ट्रॉन्गर पार्टनर इन दिस रीजन। उस दौरान वो इंडिया के साथ अमेरिका तब ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पे इफ एंड बट्स हैं अभी, और उनको हमको दरकिनार नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, चंद्रशेखर साहब आपके पास आऊंगा। चंद्रशेखर साहब, आप भी काफी लंबे वक्त से और काफी करीब से इस पूरे इलेक्शन को ट्रैक कर रहे थे, और कई बार आप हमारे साथ बैठे हैं इस मुद्दे पर। सर, आज जो रिजल्ट आया इसके बाद आपको क्या लगता है कि वो कौन से इश्यूज थे जिनके आधार पर ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया? वोट हमने देखा है, उसका नतीजा क्या हुआ और फैसला कैसे आया। और यूएस इलेक्शन में भी इमिग्रेशन बार बार एक सवाल उठाया जा रहा था। बट इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द कंसर्न विथ रिगार्ड टू इमिग्रेशन हैज़ बीन विथ रिगार्ड टू अनस्किल्ड इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड related issues. High skilled immigration, which is what is important for the IT industry, has been a smaller part of the debate, although it has been quite visible and we have been following it quite closely. But I think we have to see a balance between the statements which were made with regard to immigration and the statements which were made with regard to India-US economic and trade relationship. Both the candidates, Donald Trump and Hillary Clinton, repeatedly emphasized the importance of the India-US relationship. And in fact, Mr. Donald Trump went even a step further and said that India and the US would be the best of friends, and that this relationship would be the most important from the US point of view as well. So I think that, going forward, as the new administration comes into office, a view will have to be taken on immigration. Both of them have said that this would be high on their priority. But it will have to balance the need for sustaining economic growth in the US and between what kind of curbs or restrictions are placed on immigration. So when you look at it from that point of view, I think the role of the Indian industry in helping the US economy, in helping corporate America to create jobs, in helping to overcome the skill shortage which exists in the US, will have to form part of the calculation. And we are quite optimistic that when this is done, we will see a far more balanced and measured approach. So whichever administration comes in, we would certainly work with them to actually bring out all these aspects.
है। लेकिन फिलहाल हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। तो सज्जनहार साहब, आगे कैसे देखते हैं अब इस डोनाल्ड ट्रंप की बातों को, जो कैंपेन की बातें थी उनको पीछे छोड़ा जाए, और जैसा कि मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि ब्रेग्जिट से लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, ईयर ऑफ सरप्राइजेस बता रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं इसको? मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरे विचार से ये दिस इज द ब्रेक्सिट मोमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अगर देखा जाए जो पहलू थे जिसकी वजह से ब्रेक्सिट हुआ, दो चीजें। एक तो जब ब्रेक्सिट की वोट हो रही थी जून में, तो 22-23 जून को जो पहले थे, इसीलिए डेविड कैमरन ने ये वोट भी कराया, रेफरेंडम भी लिया, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी जो इसका रिमेन का उनको ब्रेक्सिट नहीं होने की, ब्रेक्सिट नहीं होगा, रिमेन वाले रहेंगे और लीव वाले हार जाएंगे। परंतु बिल्कुल ही अलग हुआ, और उसके भी 2-3 मुद्दे थे, 2-3 कारण थे। अब जो, क्योंकि कुछ महीने हो गए हैं, लोगों ने सोचा है, बातचीत की है इसके बारे में। एक तो वहां पर जो आम जनता है उनकी आर्थिक स्थिति में कितना गिराव आ गया था, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, जॉब्स नहीं थे उनके पास। और दूसरा ये वो सोच रहे थे इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, और ये टेररिज्म को भी ये बढ़ावा दे रहा है। और तो क्या इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया हाल फिलहाल में ग्लोबली, ये माने? जी बिल्कुल। देखिए, जब से टेररिज्म का हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में तो एक और चीज भी थी, जो वहां पर रिफ्यूजीज आ रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे इराक से, सीरिया से, अफगानिस्तान से, अफ्रीका से, लिबिया से, वहां से रिफ्यूजीज भी आ रहे थे, और ब्रिटेन के ऊपर भी यह दबाव था जो वो भी रिफ्यूजीज एक्सेप्ट करे। तो ब्रेक्सिट में वो रिफ्यूजीज, इमिग्रेशन और विक्टिम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो बन गए। परंतु इसमें ये वाला कहा जाए बिल्कुल वही चीज है। परंतु एक चीज अगर मैं कहूं, जैसे आपने बात कर रहे थे भारत के साथ कैसे संबंध होंगे, तो मेरे विचार से देखिए, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब क्लिंटन थे, बुश थे, ओबामा थे, सभी ने H1B के ऊपर करना शुरू किया, परंतु उनको समझना पड़ेगा जो उनकी अपनी कंपेटिटिवनेस के लिए उनको भारत के लोग वहां पर जाकर उनकी जरूरत है, और इस तरह से आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अब ये देखना है कि वो कैसी पॉलिसी लाते हैं, कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाते हैं या कुछ वीजा में नियमों में बदलाव करते हैं, लेकिन आप एक सिरे से नहीं हटा सकते। मानते हैं रॉबिंदर आप इस बात को? हाँ, काफी हद तक है, डेफिनेटली यस। इमिग्रेशन H1 वीजास में तो उनका ये है कहना का नंबर की एनुअली जितना 1,80,000 जो होते हैं वीजास, उसका नंबर कम करा जाए। उसमें से अबाउट आधे इंडिया के इंजीनियर्स जाते हैं, तो अगर उन्होंने वो नंबर कम करा तो इंडिया के इंजीनियर्स को भी कम H1 वीज़ा मिलेंगे, हमारी IT कंपनीज को। पर इसमें एक चीज़ मुझे और ध्यान आती है काफ़ी सालों पहले की, कि ये अमेरिकन इंडस्ट्री की नीड है। तो कई बार जब इंडियन इंडस्ट्री कम्युनिकेट करना चाहती है, अमेरिका की कंपनीज खुद कहती हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हमें ये H1 वीज़ा का वी नीड मोर स्किल्ड पीपल, तो वो अलग चीज है। तो हमारी इंडस्ट्री को डेफिनेटली आउटरीच भी करना पड़ेगा, नैस्कॉम को और सच बॉडीज। मैं नैस्कॉम से एक सवाल ले लेता हूं, मेरे साथ चंद्रशेखर साहब है, प्रेसिडेंट नैस्कॉम। मिस्टर चंद्रशेखर, यूएस इलेक्शन में इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा बना, और जैसा कि हमने देखा कि उसमें कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट भी यहां पर आया। आपको क्या लगता है, BFSI पर कोई इसका असर देखने को मिलेगा? मिस्टर चंद्रशेखर, क्या बैंकिंग, फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग सर्विसेज पर इसका कोई असर देखते हैं आप? See, as far as the BFSI space is concerned, again, if you look at the US, there was some softening and slowdown in the BFSI segment in the last quarters. Some analysts believe that was because of delays in raising of the interest rates in the US. And that in turn was related to the US election. So now post the election result, if the expected changes come in, then perhaps things could change in a positive direction in terms of bringing back conditions where the financial sector institutions are willing to restore investment in the technology area. The second thing is that if you look at the financial sector, today that is arguably one sector which is heavily dependent on technology and is increasingly so. So irrespective of what happens on the political front, the absorption of technology and the adoption of technology is going to go ahead, aside from the temporary ups and downs because of political and other extraneous factors. ओके थैंक यू सर, और आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, टाइम नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर
डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, राष्ट्रपति वो चुन लिए गए हैं और अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज रहती हैं और उनका इंडिया इम्पैक्ट क्या रहता है। हम आपको सारा अपडेट देंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।